आज हम क्लास टेंथ के लिए लाइफ चैप्टर में आगे का क्लास प्रोसीड करेंगे, जिसमें कि दर्पण सूत्र और दर्पण में ही F = R/2, यानी फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या या हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू द फोकल लेंथ, इस बात को प्रूव करना है। तो चलिए हम लाइफ चैप्टर स्टार्ट किए थे टेंथ के लिए, जिसमें अवतल दर्पण में F = R/2 प्रूव कर देते हैं। अवतल दर्पण में ये कई बार पूछता है टेंथ के एग्जाम में। अवतल दर्पण में सत्यापित करें F = R/2। इसी को अंग्रेजी में लिखेंगे प्रूव दैट हाफ मतलब फोकल लेंथ इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर इन कनकेव मिरर, यानी अवतल दर्पण में सत्यापित। अवतल दर्पण में सत्यापित करें। चलिए इसके लिए हम एक आसान सा मेथड बताते हैं। ऐसे टेंथ में किसी दूसरे तरीके से भी प्रूव किया जाता है, तो हम एक आसान सा मेथड बताते हैं, जिसके लिए हम देखते हैं कि ये एक अवतल दर्पण है। ये एक क्या अवतल दर्पण है और ये प्रधान अक्ष। हम अवतल दर्पण में चिन्ह परिपाटी, इमेज फॉर्मेशन, ये सब बता चुके हैं। दर्पण और लेंस के लिए जो चिन्ह परिपाटी है यानी साइन कन्वेंशन, वो ऑलरेडी बता दिया गया है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब का बनना है यानी इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर, वो भी हो चुका है। तो चिन्ह परिपाटी में हम बताए थे, आपतित किरण के दिशा में अगर मापते हैं तो साइन को पॉजिटिव, अगर आपतित किरण के विपरीत दिशा में नापते हैं तो साइन को निगेटिव लेने का काम करते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं ये एक प्रधान अक्ष है। प्रधान अक्ष के समानांतर एक प्रकाश की किरणें आई, तो प्रधान अक्ष के समानांतर अगर प्रकाश की किरणें आई तो परावर्तन के बाद ये फोकस से होकर के गुजरेगी। परावर्तन के बाद ये फोकस से होकर के गुजरेगी। जिस बिंदु पर किरण आपतित हुआ है, इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। वो स्पर्श रेखा एक समतल दर्पण की तरह काम करेगा। वो स्पर्श रेखा एक समतल दर्पण की तरह काम करेगा। तो यहाँ इस बिंदु पर आपको पता होगा कि किसी भी गोले के किसी एक बिंदु पर खींची गई त्रिज्या और स्पर्श रेखा आपस में लंबवत होती है। किसी भी वृत्ताकार वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और त्रिज्या आपस में कैसे होती है, लंबवत होती है। तो ये एक स्पर्श रेखा, कौन सा रेखा, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा पे हम अभिलंब खींच रहे हैं। क्या खींच रहे हैं, अभिलंब खींच रहे हैं। देखो स्पर्श रेखा पे हम अभिलंब खींचने का काम करते हैं। ये अभिलंब ये वक्रता केंद्र से होकर के पास करेगा, क्योंकि ये स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या आपस में लंबवत होती है। त्रिज्या निश्चित रूप से केंद्र से होकर पास करेगी, ये अभिलंब का काम करेगा। ये त्रिज्या अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनेगा आई, ये अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनेगा आर, क्योंकि परावर्तित किरण परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होगा, ये भी हो जाएगा। अच्छा देखेंगे ये दोनों समानांतर किरणें, मतलब इस प्रधान अक्ष के समानांतर ये किरणें आई है। ये एक सीधी रेखा है। ये अगर आपतन कोण आई है, ये भी आपतन कोण क्या होगा आई, ये एक आंतर कोण की वजह से। ये टोटल 2i होगा। कितना होगा, 2i। ये भी कितना होगा, 2i। यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं और ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ये बिंदु P है। ये तो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए इस पॉइंट को P, ये जो ध्रुव है P,
इस पॉइंट को हम एल मान लेते हैं। एल मतलब लंबवत या कोई भी एक पॉइंट है, और ये जो पॉइंट है इसको हम क्यू मान लेते हैं। तो देखेंगे एक समानांतर किरणें आई जो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के मुख्य फोकस से होकर गुजरी। इस पर आपतन बिंदु पर हम एक स्पर्श रेखा खींचे। स्पर्श रेखा पर अभिलंब खींचेंगे जो केंद्र से होकर के पास करेगा। मतलब स्पर्श रेखा पर अभिलंब खींचने का काम, स्पर्श रेखा एक तल का काम करेगा। तो आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये अभिलंब अभिलंब जैसे खींचेंगे तो केंद्र से होकर पास करेगा। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच ही आए, और ये अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच ही आए। क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये एकांतर कोण होने की वजह से आई। ये टोटल 2i हुआ, ये भी क्या है 2i। यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन डालें जो प्रधान अक्ष के एल बिंदु पर मिल रहा है, और ये ध्रुव। अब हम इसको अगर भाषा में लिखना हो तो हम लोग लिख सकते हैं तो माना कि एम क्यू एक समानांतर किरणें हैं जो प्रधान अक्ष के समानांतर आई, दर्पण के क्यू बिंदु पर आपतित हुई, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर के गुजरी। इस पर एक अभिलंब खींचा गया जो केंद्र से होकर पास करेगा। आपतन कोण आई है, एकांत आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर है। तो यहाँ एकांतर कोण होने की वजह से आपतन कोण के बराबर, ये भी एकांतर कोण होने की, ये समानांतर कितने हैं आपस में, इन दोनों के बीच ये i प्लस आई 2i, तो ये भी क्या है 2i। अब हम देखते हैं इसको भाषा में लिख सकते हैं और लिख दें। तो अब हम त्रिभुज ये नहीं, त्रिभुज CFQ में बात करते हैं, नहीं CLQ में बात करते हैं। त्रिभुज CLQ में अगर हम बात करें, त्रिभुज CLQ को गौर से देखें, ये एंगल I है, इसमें हम 10i लगाने का प्रयास करेंगे। तो 10i का मान क्या होगा, लंब बटे आधार। लंब होगा ये 12 और आधार होगा CL, आधार क्या होगा CL। क्योंकि 10i का मान i के बराबर होगा, याद रखेंगे मैथ में हमेशा नहीं करेंगे ये 10i का मान i, ये 10i का मान i के बराबर होता, लेकिन इसमें कंडीशन आई जब वेरी स्मॉल एंगल हो, यानी काफ़ी छोटे कोण हो, और वो भी रेडियन हो। आई काफ़ी छोटा कोण हो, भी किस चीज़ में हो, रेडियन में हो, तो 10i का मान आई के लगभग बराबर होता है। 10i का मान लगभग i के बराबर होता है, तो 10i इक्वल टू i, ये क्या है 12 बटे CL। दो कंडीशन है इसमें, दो कंडीशन क्या है, काफ़ी छोटे कोण के लिए, काफ़ी छोटे कोण के लिए, और साथ में कोण रेडियन में होनी चाहिए, कोण रेडियन में, डिग्री में नहीं होनी चाहिए, किस में होनी चाहिए, रेडियन में हो, तब जाके 10i का मान i के बराबर कर सकते हैं। तो ये i इक्वल टू 12 बटे CL। अब हम पुनः त्रिभुज FLQ में बात करते हैं। त्रिभुज FLQ में अगर बात करें, त्रिभुज FLQ में क्या होगा, तो FLQ में पुनः 10 2i लगाते हैं। जैसे ये एंगल थीटा मान लेते हैं, 10 थीटा बराबर लंब बटे आधार, ये एंगल 2i है, तो 10 2i इक्वल टू लंब बटे आधार। लंब क्या होगा 12 और आधार क्या होगा FL, तो लंब बटे आधार, तो 12 बटे FL। तो पुनः लिख देंगे 10 2i अप्रॉक्स इज इक्वल टू 2i। 10 2i बराबर क्या देंगे लंब बटे आधार, ये 10 2i इज इक्वल टू 2i, 2i बटे FL। देखेंगे समीकरण 1 में जो है ये i का मान बता रहा है, समीकरण 1 में i का मान बता रहा है, ये 2i है, तो इसको भी i में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसको i में कन्वर्ट करने के लिए हम करते क्या है, i 2i इज इक्वल टू दिस वन, तो 2 को डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 12 बटे 2FL। ये मान लो समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को अगर हम इक्वेट करें, समीकरण 1 और 2 से, यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से अगर हम इक्वेट करें, ये क्या होगा, समीकरण 1 और 2 से अगर हम इक्वेट करें, ये हो जाएगा QL अपॉन CL इज इक्वल टू
12 अपॉन 2 FL। तो 12 से 12 क्या हो, कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा। तो 2 FL इज इक्वल टू CL। 2 FL इज इक्वल टू CL। क्योंकि L जो है बड़े द्वारक वाले दर्पण के लिए L P के काफी करीब होता है। यानी दर्पण जब बड़ा हो तो ये L और P में बहुत ज्यादा का अंतर नहीं होता। L इज वेरी क्लोज टू द P और लार्ज अपर्चर। तो जहां जहां L है उसको P में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो 2FP इज इक्वल टू CP। अब हम डिफिनेशन पढ़े हैं, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो क्या सर चिन्ह परिपाटी की दूरी को क्या सकता है? बिल्कुल, चिन्ह परिपाटी का उपयोग करेंगे कि आपके चिन्ह हम विपरीत दिशा में आएंगे, इस साइड भी माइनस हो जाएगा और इस साइड भी माइनस हो जाएगा। FP इक्वल टू फोकस दूरी लिख सकते हैं और CP वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। F बराबर R/2। तो क्या सर इसमें जो है आप चिन्ह परिपाटी का उपयोग नहीं किया, तो ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव, तो दोनों साइड निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, कैंसिल। हर हाल में फोकस दूरी इज इक्वल टू 1/2 इंटू वक्रता त्रिज्या। अंग्रेजी में बोले तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये अवतल दर्पण में हमने प्रूव किया। इस तरीके से उत्तल दर्पण में भी प्रूव किया जा सकता, लेकिन आज हम सिर्फ अवतल दर्पण में ही बता रहे हैं। उत्तल दर्पण जब कोई पूछेगा तो गोलीय दर्पण में सत्यापित करें बराबर, आप उत्तल और अवतल कोई भी दर्पण लेके बना सकते हैं, लेकिन जब मेंशन कर दे क्वेश्चन में उत्तल दर्पण में सत्यापित करें या अवतल दर्पण में सत्यापित करें, तब आपको प्रॉपर उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ अवतल दर्पण में सत्यापित किए, उत्तल दर्पण में भी किसी दिन बता देंगे। ये था F बराबर R/2, यानी फोकस दूरी बराबर 1/2 इंटू वक्रता त्रिज्या। इसी में पता चलता है कि C और P के बीच में F होता है, यानी फोकस जो होता है वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीचों बीच होता है, क्योंकि F बराबर क्या हो गया था R/2। तो चलिए अब हम अवतल दर्पण में ही दर्पण सूत्र सत्यापित करते हैं। अगर कोई पूछे कि दर्पण सूत्र क्या होता है, तो दर्पण सूत्र के सत्यापित करेंगे बोल दे, तो दर्पण सूत्र सत्यापित करें तो दर्पण सूत्र होता क्या, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। कोई पूछेगा सर ये VUF है क्या, तो जहाँ v जो है प्रतिबिंब की दूरी है, v क्या प्रतिबिंब की दूरी होती है, और u क्या होता, u जो होता ये वस्तु की दूरी होती है। u क्या होता, वस्तु की दूरी होती है, और f जो होता है ये f क्या होता, फोकस दूरी होती है। इसको भी दो तरीके से प्रूव किया जा सकता है। एक 11th-12th में हम बहुत शॉर्ट में प्रूव कर देते हैं, लेकिन 11th-12th में जो ये f फोकस दूरी है 11th-12th में बड़ी शॉर्ट में प्रूव कर देते हैं, लेकिन यहाँ जो है इन डिटेल से प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि लोग क्वेश्चन में कई बार पूछता भी है दर्पण सूत्र को सत्यापित करें। हालांकि दर्पण सूत्र को सत्यापित करने दे दिया जाए तो प्रूफ तो करना ही पड़ेगा। प्रूफ करने अगर प्रूफ नहीं भी पूछे तो दर्पण सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसी से हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अब है कि अवतल दर्पण में प्रूफ करना हो तो कैसे करेंगे, तो इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, देख लेंगे आप लोग। अब हम डायग्राम बनाते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या करते हैं, एक अवतल दर्पण हमने बनाया, और इस अवतल दर्पण का ये मान लेते हैं कि एक प्रधान अक्ष है, ये जो है ध्रुव, ये क्या है ध्रुव है, और हम मान लेते हैं ये इसका वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र के बीचों बीच लगभग फोकस रहा होगा, ये फोकस हो सकता है। हम क्या करते हैं, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में एक वस्तु को रखते हैं। ये एक वस्तु है जिसका नाम AB कर देते हैं, जिसका नाम क्या कर दिए AB। अब देखो इस वस्तु से प्रकाश की किरणें जाएगी, एक प्रकाश की किरणें होंगी, प्रधान अक्ष के समांतर में परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी, और परावर्तन के बाद ये फोकस से गुजरेगी, जिस बिंदु से वो गुजरा उसी को हमने फोकस मान लिया। दूसरा, प्रकाश की किरणें जब वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो वक्रता केंद्र पर ही रिटर्न होती है। जब वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो ये वक्रता केंद्र पर ही वापस लौट जाती है। तो जिस बिंदु पर ये
कटा है, ये क्या बनेगा प्रतिबिंब, ये ए भी एक वस्तु था, ये क्या ए डैश बी डैश। अच्छा, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ से क्या ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, ये पॉइंट पी है, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए, एक काम करते हैं, इसको हम लोग एल मान लेते हैं और इसको हम लोग क्यू मान लेते हैं, क्या मानते हैं क्यू। अब देखते हैं, इसको जब भाषा में लिखना होगा तो हम लिख सकते हैं कि माना कि एम एक अवतल दर्पण है, इसके प्रधान अक्ष के समानांतर एक प्रकाश की किरणें, मतलब इसके प्रधान अक्ष पर एक ए बी नाम का एक वस्तु रखा हुआ, जो इससे जाने वाले प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर गई है, जो परावर्तन के बाद फोकस से होकर आई है। दूसरी प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर गई है, जो वक्रता केंद्र पर ही रिटर्न हो गया। तो जिस बिंदु पर कटा है, यानी सी और एफ के बीच में, यानी वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में, फोकस दूरी के बीच में, यानी फोकस के बीच में प्रतिबिंब बना है। ये सब बात हम भाषा में लिख सकते हैं। अपना देखते हैं कि इसको प्रूव कैसे किया जाए। तो हम त्रिभुज बी ए सी और त्रिभुज बी डैश ए डैश सी में बात करते हैं। ये त्रिभुज बी डैश ए डैश सी में देखो दो त्रिभुज हम मेंशन कर रहे हैं, त्रिभुज बी ए सी और त्रिभुज बी डैश ए डैश सी। इस त्रिभुज में क्या है, एक एक कोण 90 डिग्री है। इस त्रिभुज का कोण ए और इस त्रिभुज का कोण ए डैश, ये 90 डिग्री है, दोनों बराबर है। और ये देखते हैं शीर्षाभिमुख कोण है, कोण ए सी बी और यहाँ भी कोण ए डैश सी बी डैश, कोण ए डैश सी बी डैश, ये शीर्षाभिमुख कोण है। इसको अंग्रेजी में अगर बोले तो वर्टिकली अपोजिट शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण अंग्रेजी में अगर कहें तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल भी हो। तो ये किसी भी त्रिभुज का दो कोण अगर बराबर हो गया तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर होना है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता। तो ये दो त्रिभुज का दो कोण बराबर हो गया, तो मतलब ये हुआ कि ये ए समरूपता से त्रिभुज बी ए सी सिमिलर हो जाएगा त्रिभुज बी डैश ए डैश सी से, त्रिभुज बी ए सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज बी डैश ए डैश सी से, ये दोनों समरूप हो जाएगा। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल के लिए भी हो जाएगी। तो समरूप होने का मतलब होता है इसका भुजा अनुपातिक होगा। भुजा अनुपातिक यानी दो त्रिभुज जब समरूप हो गया, इसके लंब और लंब का अनुपात और इसके आधार और आधार का अनुपात, इसके कर्ण और कर्ण के अनुपात बराबर होंगे। तो हम क्या करते हैं कि ए बी बटे ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ए सी बटे ए डैश सी लिख सकते हैं। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब पुनः त्रिभुज, पुनः एक और त्रिभुज की बात करते हैं। त्रिभुज देखेंगे क्यू एल एफ, त्रिभुज क्यू एल एफ और त्रिभुज बी डैश ए डैश एफ, त्रिभुज बी डैश ए डैश एफ में हम बात करेंगे। त्रिभुज बी डैश ए डैश एफ में बात करते हैं। यहाँ भी पुनः कोण ए डैश 90 डिग्री है और यहाँ कोण एल 90 डिग्री है। कोण एल इज इक्वल टू कोण ए डैश, ये दोनों 90 डिग्री है, पूरा 90 बराबर हो गया। पुनः ये देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो कोण जो है एल एफ क्यू, कोण एल एफ क्यू इज इक्वल टू कोण ए डैश एफ बी डैश, ए डैश एफ बी डैश, ये क्या हुआ वर्टिकली अपोजिट एंगल भी वो है, वर्टिकली अपोजिट एंगल या हिंदी में लिखे तो शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण की वजह से ये दोनों कोण बराबर हो जाएगा। तो अब हम इसको क्या करते हैं, लंब बटे लंब का अनुपात, यहाँ लंब क्या होता है क्यूएल, तो लंब क्यूएल और यहाँ लंब बटे लंब, तो क्यूएल बटे ए डैश बी डैश, क्यूएल बटे ए डैश बी डैश, और ये क्या हो जाएगा
लंब बटे लंब बराबर आधार बटे आधार। ये क्या देखें एफ एल बटे ए डैश एफ। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब इसी को अगर आगे बढ़ाना हो, गौर करें ये दोनों समानांतर थे, जितना ए बी के बीच का डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस 12 के बराबर होगा, क्योंकि ए बी इज इक्वल टू 12 क्यों, क्योंकि ये समानांतर प्रधान अक्ष के समानांतर एक रहेंगे। ए बी इज इक्वल टू 12, जहाँ 12 है उसकी जगह हम ए बी लिख दें। ए बी बटे ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ये क्या रहेगा एफ एल बटे ए डैश एफ। अब देखेंगे ये समीकरण 1 था और ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 और 2 से अगर हम बात करें, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से अगर हम बात करें ए सी इज इक्वल टू ए डैश सी, ए सी मतलब ए सी डिवाइडेड बाई ए डैश सी। समीकरण 1 और 2 से अगर हम बात करें दोनों का लेफ्ट साइड अगर बराबर है तो राइट साइड भी बराबर होगा। ए सी बटे ए डैश सी इज इक्वल टू ये हो जाएगा एफ एल बटे ए डैश एफ। ये यहाँ तक हो गया, लेकिन हमको दर्पण सूत्र प्रूव करना है। इसके लिए हम बताए थे कि चिन्ह परिपाटी में भी बताए थे, कोई भी दूरी ध्रुव से मापा जाता है। यहाँ ध्रुव तक जा नहीं रहा है तो सबको ध्रुव से तुलना करके, यानी ध्रुव से कितनी दूरी पे है ये चेक करना पड़ेगा। हम इसके लिए थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, देखेंगे एल पी के काफी करीब होगा बड़े द्वारक वाले दर्पण के लिए। एल ई वेरी क्लोज टू द पी, जहाँ जहाँ एल है उसको हम पी कर सकते हैं, तो पी करेंगे एफ पी, ये हो गया ए डैश एफ। अब देखेंगे ये इसमें पी है, इसमें पी नहीं है, इसमें पी नहीं है, इसमें पी नहीं है, तो सबको चूंकि ध्रुव से मापना तो सबको ध्रुव तक ले जाना पड़ेगा। देखेंगे ए सी कहाँ है, ए यहाँ है और सी यहाँ है, तो ए सी ये भी ध्रुव तक नहीं जा पाए, इसको ए पी में से पी सी घटा देंगे, ए सी हो जाएगा। देखेंगे ए सी बराबर ए सी लिखना है, ए सी जैसे लिखना तो ए सी के लिए क्या करते हैं ए पी, ए से पी गए, ए से पी जा करके सी से पी क्या करेंगे घटा देंगे, ए से पी जा करके अब पी से सी क्या किए घटा दिए, तो ये ए सी आ गया। अब देखेंगे ए डैश सी रास्ते में रखते हैं, सी से पी जाओ, सी से पी जा करके पुनः ए डैश पी घटा देंगे, पुनः ए डैश पी क्या करेंगे घटा देंगे। अब देखेंगे एफ पी ये फोकस तक है, यहाँ पर मतलब ये ध्रुव तक है। ए डैश देखेंगे ए डैश क्या, ए डैश ये भी रास्ते में रह गया, ए डैश रास्ते में, ए डैश पी जाओ, ए डैश से पी गए, ए डैश से कहाँ गए पी, अब उसमें से एफ पी घटा दो, ए डैश पी में से क्या करेंगे एफ पी घटा दो। अब क्या करते हैं चिन्ह परिपाटी के साथ सबका वैल्यू रखा जाएगा, क्योंकि देखो एपी क्या है ध्रुव और वस्तु के बीच की दूरी, यही वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी को यू से डिनोट किया जाता है, क्योंकि ये आपतित किरण है और ये हम विपरीत दिशा में आ रहे हैं, ये माइनस लेते हैं। एपी यानी पी से ए आ रहे हैं, कोई भी दूरी ध्रुव से मापना स्टार्टिंग करते हैं तो हमको आपतित किरण के विपरीत दिशा में आना पड़ा, वस्तु की दूरी को यू से डिनोट करते हैं, लेकिन चिन्ह परिपाटी से माइनस आ जाएगा। सीपी मतलब ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या करते हैं, इसको माइनस लगेंगे, पुनः ये भी आपतित किरण के विपरीत दिशा में आ रहा है। अब देखेंगे एफ पी से एफ आ रहा है, ये भी फोकस दूरी है, फोकस दूरी ये भी निगेटिव होगा क्योंकि ये भी विपरीत दिशा में आ रहा है, आपतित किरण उधर जा रहा है, हम उल्टा दिशा में आ रहे हैं। अब देखेंगे ए डैश भी क्या है, ए डैश भी पुनः पी से ए डैश मतलब ये ए डैश क्या है बस प्रतिबिंब था, प्रतिबिंब की दूरी भी होती है, ये भी माइनस आएगा। तो हर किसी को हम चिन्ह परिपाटी के साथ वैल्यू रखते हैं। एपी के बदले ये माइनस यू, सीपी के बदले ये माइनस आर और सीपी पुनः माइनस आर और ए डैश पी को हम क्या लिखते हैं ये माइनस भी इज इक्वल टू एफ पी को हम लिखते हैं माइनस एफ, ए डैश पी ये माइनस भी और ये एफ पी को हम पुनः माइनस एफ लिखते हैं। तो देखो हम क्या करते हैं माइनस गुना माइनस क्या होगा प्लस माइनस यू
प्लस आर इक्वल टू माइनस आर प्लस भी इक्वल टू माइनस एफ माइनस बी, माइनस गुना माइनस गुना हो जाएगा प्लस, तो प्लस एफ। एक चीज़ और थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, आर इज इक्वल टू 2 एफ होता है, आर इज इक्वल टू क्या होता है 2 एफ होता है, तो माइनस यू प्लस 2 एफ डिवाइडेड बाय माइनस आर। अच्छा आर को हम क्या लिख दिए 2 एफ, आर को हमने क्या लिख दिया 2 एफ इज इक्वल टू इतना माइनस एफ डिवाइडेड बाय माइनस भी प्लस एफ। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए इतना आप लोग छाप लेंगे, हम अपना इधर इस साइड एक साइड उठाते हैं, एक साइड मिटाएंगे तब मेरा काम हो जाएगा। अगर लिखना हो जिसको तो वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट मार के अपना लिखते चलेंगे। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे, ये क्या आएगा, तो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो माइनस यू प्लस 2 एफ माइनस यू प्लस 2 एफ और इंटू माइनस भी प्लस एफ, माइनस भी प्लस एफ इज इक्वल टू ये माइनस एफ इंटू ये माइनस 2 एफ प्लस भी, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, माइनस गुना माइनस प्लस यू भी और माइनस भी 2 एफ और माइनस से भी से इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो चुका है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों से कराना था, तो माइनस बी का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों से पहले कर दिया गया। अब पुनः एफ का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, माइनस यू एफ और प्लस 2 एफ स्क्वायर इक्वल टू माइनस गुना माइनस तो प्लस 2 एफ स्क्वायर और माइनस 2 भी एफ माइनस भी एफ। अब देखें 2 एफ स्क्वायर से 2 एफ स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा यू भी। अब देखेंगे ये यू एफ उस साइड लेके चले जाएंगे और ये भी एफ उस साइड लेके चले जाएंगे, तो ये उस साइड जाएगा माइनस में है तो उस साइड प्लस में आएगा, तो 2 भी एफ माइनस ये यू एफ था तो उधर जाएगा प्लस यू एफ और माइनस भी एफ, तो 2 भी एफ में से एक भी एफ चला जाएगा, इससे भी एफ बचेगा और ये यू एफ बचेगा। अब तो यहाँ तक मैं अभी तक दफा तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो दोनों को हम समान राशि से विभाजित कर सकते हैं, तो दोनों को यू भी एफ से विभाजित करने पर, दोनों को यू भी एफ से विभाजित करने पर विभाजित कर देते हैं, यू भी बटे यू भी एफ इक्वल टू भी एफ प्लस यू एफ डिवाइडेड बाय यू भी एफ, तो यू भी एफ से डिवाइड कर रहे हैं तो यू भी इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाय एफ इक्वल टू ये भी एफ में इसको डिवाइड करेंगे, चूँकि दोनों में डिवाइड होगा अलग अलग, तो भी एफ से भी एफ कैंसिल हो जाएगा, एक जगह बचेगा 1 बटे यू और यू एफ से यू एफ कैंसिल हो जाएगा, तो एक जगह बचेगा 1 बाय भी। इसी को हम अगर अच्छे से लिखें तो 1 बाय एफ इक्वल टू, अच्छा एक जगह बचेगा 1 बाय यू और यहाँ यू एफ से यू एफ कैंसिल हो जाएगा, केवल भी बचेगा, तो 1 बटे भी प्लस 1 बटे ये था लेंथ में अगर इसको प्रूव करेंगे ये 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय भी माइनस 1 बाय यू करके आता है। अब एक टर्म आवर्धन बच गया, हम कोशिश करते हैं कि आवर्धन को भी यहीं बता दिया जाए, क्योंकि आवर्धन में भी बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, तो आवर्धन भी क्यों बचेगा, आवर्धन को खत्म कर देने से बहुत कुछ सवाल यहाँ से बनने लगेगा, तो हम आवर्धन के बारे में भी बात कर ही लेते हैं। यहाँ आवर्धन बहुत ऐसे तो आवर्धन बहुत तरीके का होता है, लेकिन 10th क्लास में सिर्फ लीनियर मैग्निफिकेशन करना है, रेखीय आवर्धन करना है, तो मैग्निफिकेशन आवर्धन का अगर कोई डिफिनेशन पूछे कि आवर्धन क्या है, जिसको अंग्रेजी में मैग्निफिकेशन कहते हैं, इसमें कुछ नहीं, जिसको लिखना हो हम बोलते हैं, आप लोग लिखते चलेंगे। तो पर इसमें क्या होता है कि आवर्धन का जो सिंपल डिफिनेशन होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, इसको स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है। एच आई का मतलब हाइट ऑफ इमेज और ये एच ओ का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हिंदी में लिखेंगे तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का क्या होता अनुपात होता।
अब है कि एम इक्वल टू एच आई बाई एच ये बेसिक डिफिनेशन हुआ। आपको कहेगा कि अवतल दर्पण में या दर्पण में आवर्धन के लिए फॉर्मूला प्राप्त करें, तो हम दर्पण में आवर्धन के लिए फॉर्मूला अगर प्राप्त करें तो देखते हैं क्या होगा। ये एक अवतल दर्पण बना है और ये एक प्रधान अक्ष है, ये ध्रुव है, ये इसका वक्रता केंद्र रहा होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक वस्तु को रखते हैं प्रधान अक्ष पर, और प्रधान अक्ष पर जो वस्तु है इसे दो किरणों को भेजते हैं, एक प्रधान अक्ष के समांतर जो फोकस से होकर के आएगा, जो कहाँ से होकर फोकस से होकर, दूसरा किरण हम केंद्र से फोकस से ध्रुव से कहीं से भी भेज सकते थे, लेकिन चूंकि इस बार प्रतिबिंब और वस्तु की दूरी मतलब ऊंचाई में अनुपात यानी रेशियो निकालना है, तो हम दूसरा किरण इन दोनों जगह से नहीं भेज करके डायरेक्ट ध्रुव पर भेजते हैं। तो ध्रुव पर भेजे तो क्या बोले थे याद है, प्रॉपर्टीज ऑफ रे में, यानी प्रतिबिंब मतलब प्रतिबिंब के फॉर्मेशन से पहले हम अवतल दर्पण में किरण का गुण बताए थे। तो जो प्रकार की किरणें फोकस पर आपतित होती है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण बनाते हुए ये वापस लौट जाती थी। ये आपतन कोण आई है, ये परावर्तन कोण का देखा, तो परावर्तित आपतित हुआ, परावर्तित हुआ, ये क्या होता है, ये भी एक वस्तु है। तो हालांकि डायग्राम सही से नहीं बना, क्योंकि मेरा ये लाइन टेढ़ा मेरा हो गया, लेकिन हम फिर भी मानते हैं कि अगर सही है, ये ए डैश बी डैश एक प्रतिबिंब बन गया। ये एग्जैक्टली सही नहीं होगा क्योंकि लाइन थोड़ा टेढ़ा हो गया। दर्पण में जब कभी भी डायग्राम बनाते हैं सीधी लाइन खींचने का आदत डालते हैं, ताकि तब सही लाइन के डायग्राम बनेगा। अब हम इसमें अगर हम देखें कि दर्पण सूत्र कैसे डिफाइन किया जाएगा, तो त्रिभुज बी ए पी देखेंगे, बी ए पी एंड त्रिभुज बी डैश ए डैश पी में हम चेक करेंगे, तो देखेंगे कोण ए और कोण ए डैश, कोण ए इज इक्वल टू कोण ए डैश, ये दोनों 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, तो कोण ए पी बी इज इक्वल टू कोण ए डैश पी बी डैश, ए पी बी इज इक्वल टू ए डैश पी बी डैश। ये आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर। पुनः दोनों त्रिभुज का दो कोण बराबर हो गया, इसलिए त्रिभुज बी ए पी इज सिमिलर टू द ट्रायंगल बी डैश ए डैश पी, यानी त्रिभुज बी ए पी सिमिलर होगा त्रिभुज बी डैश ए डैश पी से। सिमिलर हो गया यानी समरूप हो गया, तो इसका भुजा पुनः अनुपातिक होगा, तो लंब और लंब का अनुपात, तो ए बी बटे ए डैश बी डैश इक्वल टू ए पी बटे ए डैश बी, ए पी बटे ए डैश बी, इसी एक पट्टी मारो, तो ए डैश बी डैश बटे ए बी इक्वल टू ए डैश बी बटे ए पी। यहाँ क्या था, जो अंश था उसको हर्म कर दिए, जो हर्म था उसको अंश में कर दिए। ए डैश बी डैश हम चिन्ह पर पार्टी बताए थे, प्रधान अक्ष के नीचे जो हाइट मापते हैं वो निगेटिव, प्रधान अक्ष के ऊपर जो मापेंगे वो पॉजिटिव। ये हाइट ऑफ इमेज है, तो हाइट ऑफ इमेज तो होगा लेकिन माइनस लगेगा। ए बी ये प्रधान अक्ष के ऊपर है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। ये ए डैश बी हम उल्टा आ रहे हैं, ये प्रतिबिंब की सॉरी ए पी क्या है, वस्तु की दूरी, ए डैश बी क्या प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी को भी से डिनोट करते हैं, लेकिन ये उल्टा दिशा में है, आपतित के लिए विपरीत दिशा में आना पड़ रहा है माइनस भी। और ए पी क्या है, हम बताए थे चिन्ह परिपाटी में कोई भी दूरी ध्रुव से मापा जाता है, ध्रुव से अगर उल्टा दिशा में आ रहे हैं यानी आपतित के लिए विपरीत दिशा में आना पड़ रहा है, माइनस लेंगे। यहाँ देखो अपना पी से ए की तरफ आना पड़ रहा है, वस्तु की दूरी भी होता है माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू वी बाय यू, इस साइड का दोनों माइनस कैंसिल हो गया, एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। एच आई बाई एच ओ को हम मैग्निफिकेशन करते हैं, ये माइनस वी बाई यू, वी क्या प्रतिबिंब की दूरी और यू क्या वस्तु की दूरी। तो हमेशा हम दर्पण सूत्र में जब कभी आवर्धन आएगा तो आवर्धन के फार्मूले से इसी तरीके से प्रूव कर देंगे। हालांकि इस फार्मूले से दो फार्मूला और डिराइव किया जा सकता, लेकिन अभी कोई आवश्यकता नहीं है। जब हम न्यूमेरिकल
बनाने लगेंगे तो इसको और इन डिटेल से बात करेंगे। आज भर इतना ही छोड़ते हैं। 10th क्लास के लिए भी पूरा सीरीज हम अपलोड करने वाले हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का। तो जो लोग 10th के बच्चे हैं और 9th के बच्चे हैं वो सारा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। ये बिहार बोर्ड के लिए और हिंदी मीडियम के लिए स्पेशली हम सीरीज लाए हैं जिसमें सारा वीडियो अपलोड करना है। चलिए, धन्यवाद।